हे गाइस, मुझे पता है तुम लोग अच्छे होगे। तुम लोग देख रहे हो मेरा वीडियो रीच नहीं हो पा रहा है। मैं हर दिन वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तुम लोग देखते नहीं हो, बहुत बुरा लगता है। इतना मेहनत कर रहा हूँ, व्यू कमाएगा तो वीडियो बनाने का मोटिवेशन चला जाएगा। यार कुछ नहीं चाहिए, थोड़ा सा सपोर्ट और हाइप कर दो। जो कोई भी कभी साधना कर चुका है वह जानता है कि प्रतिभा वह पहली बाधा है जिसे पार करना होता है। लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है दिन रात मेहनत करना, ये समझना कि बाकी सबकी तुलना में आध्यात्मिक ऊर्जा को कैसे जल्दी जमा किया जाए। और फिर भी तुम ठीक इसका उल्टा करते हो। हर एक दिन खाने और सोने के अलावा तुम बस धूप में पड़े रहते हो। तुम तो बस एक बेकार इंसान हो जिसने जिंदगी से पहले ही हार मान ली है। लेकिन जो बात सबको हैरान कर देती है वह यह है, तुमने कभी एक दिन भी गंभीरता से साधना नहीं की, फिर भी तुम्हारा स्तर ऐसे बढ़ता है जैसे किसी रॉकेट से बंधा हो। सिर्फ एक रात में तुम रिफाइनिंग स्तर से सीधे प्राइमोर्डियल स्पिरिट क्षेत्र तक छलांग लगा लेते हो। और इसका कारण बहुत साधारण है। तुम्हें जो नई जूनियर सिस्टर मिली है वह एक असाधारण स्वर्ग द्वारा चुनी गई प्रतिभा है। सबसे शक्तिशाली सीनियर ब्रदर सिस्टम सक्रिय हो गया है। डिंग। पता चला? होस्ट के पास अब एक जूनियर सिस्टर है। तुम एक पल के लिए ठिठक जाते हो, फिर तुम्हारे चेहरे पर शुद्ध आनंद छा जाता है। मेरी चीट क्षमता, तुम्हें पता भी है कि मैंने ये पिछले 3 साल कैसे बिताए हैं। उत्साह से तुम्हारी आंखें लाल हो जाती हैं। तुम्हें इस हाल में देखकर तुम्हारे गुरु कुछ ऐसा करते हैं जो पहले कभी नहीं किया। वो धीरे से तुम्हारे सिर पर हाथ फेरते हैं। एक आह भरकर वह कहती हैं, बस इतनी सी बात है कि तुम्हें एक नई जूनियर सिस्टर मिल गई है। क्या तुम्हें वाकई इतना खुश होना चाहिए? इसमें मेरी भी गलती है। शायद मैंने अब तक तुम्हारी उपेक्षा की है। पहाड़ पर अकेले रहना जरूर बहुत अकेलापन भरा रहा होगा, है ना? फेंक यान भी अपनी ठंडी अभिव्यक्ति को छोड़ देती है, आगे बढ़ती है और तुम्हारा हाथ पकड़ लेती है। गंभीर स्वर में वह कहती है, सीनियर ब्रदर, अब से मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। अब तुम कभी अकेले नहीं रहोगे। आप अपनी आंखें मलते हैं और तुरंत ही इस बात में साथ दे देते हैं। जूनियर सिस्टर के हमारे साथ जुड़ने की खुशी में मैं आज एक बड़ा खाना बना रहा हूँ। आप मुड़कर रसोई की ओर दौड़ते हैं, फिर मन ही मन जल्दी से पूछते हैं, सिस्टम, तुम असल में करते क्या हो? ये सिस्टम आपके जूनियर भाइयों और बहनों को बांध सकता है, फिर उनकी साधना के परिणामों को एक यादृच्छिक गुणक के साथ आपको लौटा सकता है। जितने वे मजबूत होंगे उतने ही आप भी मजबूत होंगे। होस्ट। आप तुरंत ही खुशी से चमक उठते हैं। तो मैं बस आराम से लेटकर भी भगवान बन सकता हूँ? बढ़िया, मुझे ये पसंद है। क्या फेंकयान को बांधा जा सकता है? फेंकयान की योग्यता स्कैन की जा रही है। योग्यता आवश्यकताओं को पूरा करती है। बांधना सफल रहा। नाम फेंकयान। साधना सच्चे सार की पहली परत। शरीर फीनिक्स पवित्र शरीर। नोट: 9 महाद्वीपों की पूर्व सम्राज्ञी अपने अधीनस्थों द्वारा धोखा खाई, गंभीर चोटों के बाद यहां पुनर्जन्म हुआ। चम्मच आपके हाथ से फिसलकर जमीन पर गिर जाती है। फीनिक्स पवित्र शरीर, पुनर्जन्मी सम्राज्ञी। पिछली बार गुरु ने मेरे जैसे एक बेकार साधारण शरीर वाले शिष्य को चुन लिया था, और इस बार तो वह सीधे एक असली देवी को घर ले आई हैं। आपकी गचा किस्मत तो हद से ज्यादा है। इस बिंदु पर आप पूरी तरह से जोश में आ जाते हैं। इतने उच्च स्तर की जूनियर सिस्टर आपके लिए काम कर रही है तो अब चिंता किस बात की? आप तुरंत रसोई का सारा सामान निकालकर एक पूरा दावत तैयार कर देते हैं। मेज पर लियू मेंग्यान और फेंग्यान ऐसे खाते हैं जैसे तूफान कमरे से गुजर रहा हो। उनके मुंह तेल से चमक रहे हैं। एक आधा चरण सुप्रीम है, दूसरी पुनर्जन्मी सम्राज्ञी, और दोनों ऐसे आपके साथ खाने के लिए लड़ रही हैं जैसे सदियों से कुछ खाया ही ना हो। डिंग। फेंकयान का स्नेह एक अंक बढ़ गया है। डिंग। लियू मेंग्यान का स्नेह एक अंक बढ़ गया है। आप उन प्लेटों को घूरते हैं जो पहले ही आधी खाली हो चुकी हैं, और आपके होंठ का कोना फड़क उठता है। ठीक है, लगता है आपकी खाना बनाने की कला ही यहाँ असली अंतिम चाल है। खाना खाने के बाद लियू मेंग्यान दांत कुरेदती है और जम्हाई लेती है। खाना खाने के बाद नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ, तुम दोनों आपस में निभाओ। जैसे ही वह बोलना खत्म करती है उसकी आकृति एक झलक में गायब हो जाती है। आप फेंकयान की ओर मुड़ते हैं। कुछ औपचारिक बातें कहने ही वाले थे, लेकिन वह आपसे पहले बोल पड़ती है। वह खड़ी होती है और सपाट स्वर में कहती है, सीनियर ब्रदर, चिंता मत करो। साधना के मामले में मुझे तुमसे कुछ पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसका लहजा ऐसा लगता है जैसे वह सच में कह रही हो, मुझे परेशान मत करना और मेरा समय बर्बाद मत करना। खैर, न्याय की बात करें तो वह एक गरिमामयी सम्राज्ञी है। उसे आप जैसे एक छोटे से रिफाइनिंग शिष्य से मार्गदर्शन की क्या जरूरत? सीनियर ब्रदर, मैं पहले जा रही हूँ। तुम उसकी जाती हुई आकृति को देखते हो, फिर मेज पर रखे कटोरों और चॉपस्टिक के ढेर की ओर नजर डालते हो और पूरी तरह से निरुत्तर रह जाते हो। खाना खाया और भाग गए, दोनों ही हवा से भी तेज। क्या जोड़ी है मुसीबतों की, तुम गुस्से में बड़बड़ाते हो। इसी समय तुम्हारी लकड़ी की झोपड़ी से ज्यादा दूर नहीं, फेंकयान कुछ ही झटकों में सच्चे सार की लहरों से एक नई लकड़ी की झोपड़ी आराम से खड़ी कर देता है। वह पालथी मारकर बैठ जाती है, उसकी आंखों में महत्वाकांक्षा जल रही है। यही जगह है मेरी शिखर पर वापसी की शुरुआत होगी। गद्दारों, बस इंतजार करो, मैं 9 महाद्वीपों में लौटूंगी। उसी क्षण उसके दांतियन के भीतर एक काला और सफेद ची हल्की चमक बिखेरने लगता है। यह यिन यांग स्वर्गीय दांची है। हर महीने एक बार ये तुम्हारी तुलना किसी अन्य साधक से कर सकता है। विजेता को भरपूर इनाम मिलता है। फेंकयान की आंखें चमक उठती हैं। अगर तुम तुलना में हार जाती हो तो तुम्हें विजेता की सेवा करनी होगी। किसी और की सेवा करना, वो एक शक्तिशाली साम्राज्य है, लेकिन दोबारा सोचने के बाद वह तय करती है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
अगर इससे उसे अपनी शक्ति जल्दी वापस पाने में मदद मिलती है तो यह कोई बड़ी बात नहीं है। तो आओ देखती हूँ पहला प्रतिद्वंदी कौन है। पहला तुलना लक्ष्य लॉक हो गया है। ली शियांग, तियानशुआन पीक के वरिष्ठ शिष्य। पहली तुलना आपसे 1 महीने बाद शुरू होगी। फेंकयान एक पल के लिए हैरान रह जाती है, फिर जोर जोर से हंस पड़ती है। ली शियांग, मेरा वह बेकार वरिष्ठ भाई जो अभी भी ची रिफाइनिंग स्तर पर है। हाँ 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 हाँ, क्या यह बस यूं ही मिलने वाला इनाम नहीं है? स्वर्गीय दांव शासक, अगर तुम्हें मुझे कुछ देना ही था तो सीधे कह देते, इतनी घुमा फिराकर क्यों? फिर वह अपना मन शांत करती है और आरोहण सूत्र का अभ्यास शुरू कर देती है। फीनिक्स पवित्र शरीर की स्वामिनी होने के कारण उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने की क्षमता एक सामान्य व्यक्ति से 10 गुना अधिक है। पूरे तियानशुआन शिखर की आध्यात्मिक ऊर्जा उसकी ओर एकत्रित होने लगती है। अगली सुबह जब भोर होने लगती है, फेंकयान पूरी रात की साधना समाप्त करती है। उसका स्तर सफलतापूर्वक सच्चे सार की पहली परत से दूसरी परत तक पहुंच गया है। सिर्फ एक रात में एक छोटा स्तर पार कर लिया। फिर एक गगनभेदी गर्जना के साथ डिंग, फेंकयान की साधना सच्चे सार की पहली परत से दूसरी परत तक उन्नत हो गई है। फीडबैक शुरू होता है। डिंग, पहला सुपर फीडबैक सक्रिय हुआ। बधाई हो होस्ट, आरोहण सूत्र सीधे 7वीं परत की पूर्णता तक पहुंच गया है। अगले ही क्षण तुम्हारे शरीर के भीतर की सच्ची ऊर्जा तुरंत गुणात्मक रूप से बदलकर सच्चा सार बन जाती है। फिर वह सच्चा सार एक समुद्र में एकत्रित हो जाता है। आत्मा सागर संकुचित होकर एक स्वर्ण कर्ण गोल्डन कोर में बदल जाता है। स्वर्ण कर्ण टूट जाता है और रहस्यमय मार्ग मिस्टिक पैसेज को खोलता है। रहस्यमय मार्ग टूटकर शून्य में बदल जाता है और उस शून्य के भीतर दिव्य चेतना उग्रता से उमड़ती है। अंततः एक आध्यात्मिक आत्मा प्राइमोर्डियल स्पिरिट में संकेंद्रित हो जाती है। क्यू रिफाइनिंग, सच्चा सार, आत्मा सागर, स्वर्ण कर्ण, रहस्यमय मार्ग, शून्य, आध्यात्मिक आत्मा। तुम लगातार 6 प्रमुख क्षेत्रों को पार कर जाते हो। तुम बस एक रात सोए और सीधे पूरे संप्रदाय के सबसे कमजोर क्यूई रिफाइनिंग शिष्य से एक वरिष्ठ स्तर के आध्यात्मिक आत्मा प्राइमोर्डियल स्पिरिट विशेषज्ञ बन गए। तुम्हारा पूरा दिमाग सुन्न हो जाता है। फिर खुशी की एक जबरदस्त लहर तुम्हें लगभग कमर पर हाथ रखकर जोर से हंसने पर मजबूर कर देती है। सिस्टम, तुम पागल हो। खुद को शांत कर तुम सामने बैठी फेंकयान को देखते हो। वे तुम्हें और भी आकर्षक लगने लगती हैं। ये कोई साधारण शिष्या नहीं बल्कि साक्षात सौभाग्य हैं। सुप्रभात कनिष्ठ शिष्या, तुम बड़े मुस्कान के साथ उन्हें अभिवादन करते हो। दोपहर के खाने में क्या चाहोगी? वरिष्ठ भाई पहाड़ से नीचे जाकर सामग्री खरीद लाएगा। मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा बनाऊंगा। तुम्हारे उत्साह से फेंकयान चौंक जाती है। फिर संयमित दिखने की कोशिश करते हुए वह कहती हैं, कुछ भी चलेगा वरिष्ठ भाई। लेकिन अंदर ही अंदर वह पहले से ही सोच रही है, उसे अभी तक पता ही नहीं है कि वह मेरा महल का रसोइया बनने वाला है। चूंकि उसने मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया है, मैं भविष्य में उसे अपना शाही बावर्ची बना दूंगी। तुम पूरे रास्ते पहाड़ से नीचे सीटी बजाते हुए जाते हो, इतने खुश कि जैसे हवा में उड़ रहे हो। आधे रास्ते में तुम्हें अचानक याद आता है कि अब तुम एक आध्यात्मिक शक्ति के स्वामी हो। तुम उड़ सकते हो, लेकिन जैसे ही तुम उड़ने ही वाले होते हो, आसमान से एक दर्दनाक चीख सुनाई देती है। एक आत्मिक मुर्गा जो तलवार की ऊर्जा से घायल है, तुम्हारे पैरों के ठीक सामने आकर गिरता है और वहीं ढेर हो जाता है। सचमुच स्वर्ग से सामग्री भेजी गई है। तुम उसे उठाने भी नहीं पाते कि आध्यात्मिक शक्ति से बनी तलवार की एक किरण सीधे तुम्हारी ओर आती है। अगर यह पहले हुआ होता तो यह एक बार ही तुम्हें गंभीर रूप से घायल करने के लिए काफी था, लेकिन अब तुम लापरवाही से एक हाथ उठाते हो और थप्पड़ मारते हो। छटाक, तलवार की ऊर्जा वहीं टूटकर बिखर जाती है और बिना कोई निशान छोड़े गायब हो जाती है। कितना कुरकुरा है। तुम अपनी हथेली की ओर देखते हो और सच में महसूस करते हो कि तुम्हारी अपनी ताकत कुछ अवास्तविक सी लग रही है। उसी समय 2 युवक तुम्हारी ओर आते हैं। जब आगे वाला देखता है कि तुमने उसकी तलवार की ऊर्जा इतनी आसानी से रोक ली तो उसका चेहरा हैरानी से भर जाता है। एक साधारण नश्वर शरीर वाला कचरा मेरी तलवार की ऊर्जा को रोक सकता है? तुम उसकी ओर देखते हो। तुम कौन हो? हाँ, ली शियांग, अब तुम मुझे पहचानते भी नहीं? वह युवक ठंडी हंसी के साथ कहता है। तो क्या तुम्हें अब भी वह लड़का याद है जो 3 साल पहले तियानशुआन पीक के बाहर घुटनों के बल बैठा था, तुम्हारी मास्टर का शिष्य बनने की भीख मांग रहा था? तुम कुछ पल सोचते हो, फिर तुम्हें याद आ जाता है। 3 साल पहले सच में एक मूर्ख था जो तुम्हारी मास्टर की गुफा के बाहर 3 दिन और 3 रात घुटनों के बल बैठा रहा और जिद कर रहा था कि वहीं उसे अपनी शिष्या बना लें। दुर्भाग्य से उसके लिए तुम्हारी मास्टर उन दिनों बहुत गहरी नींद में थी। मैं झांगबाई हूँ, अब मैं जिन युन पीक का शिष्य हूँ, सच्चे सार का 9वां स्तर। झांगबाई अपनी लंबी तलवार निकालता है और उसे तुम्हारी ओर तान देता है। आज मैं तुम्हें हमारे बीच का अंतर समझा दूंगा। तुम अपने हाथ फैला देते हो। क्या मैं ऐसा दिखता हूं जैसे मेरे पास तलवार भी है? झांगबाई गुस्से में चिल्लाता है और तुम्हारी ओर वार करता है। तलवार की धार प्रज्वलित लपटों में लिपटी हुई है और उसकी गर्मी सीधे तुम्हारे चेहरे की ओर दौड़ती है। उस एक वार से पुराने तुम्हारे जैसे 10 लोगों को भी एक ही झटके में गिराया जा सकता था। दुर्भाग्य से वह एक दिन देर से आया। तुम 2 उंगलियां ऐसे सहजता से उठाते हो जैसे कोई फूल तोड़ रहे हो और झांगबाई की भयभीत आंखों के सामने ही तुम उसकी तलवार की नोक को बिना किसी प्रयास के पकड़ लेते हो। बहुत कमजोर, तुम हल्के से कहते हो। तुम्हारी उंगलियां थोड़ी और जोर से दबती हैं। ठन, मजबूत स्टील की तलवार उसी जगह पर टूट जाती है। टूटी हुई तलवार के साथ एक जबरदस्त सच्ची ऊर्जा की लहर गरज के साथ वापस दौड़ती है। धड़ाम,
झांग बाई पर जैसे किसी ने हथौड़े से वार किया हो। वह पीछे की ओर उड़ जाता है और उसके मुंह से खून की उल्टी निकल जाती है। तुम अपने हाथ में टूटी हुई तलवार को यूं ही फेंक देते हो और थोड़ी झिंझक के साथ सिर खुजाते हो। अरे, लगता है मैंने थोड़ा ज्यादा जोर लगा दिया। दूसरा युवक तो इतना डर गया है कि उसका चेहरा सफेद पड़ गया है। तुम तो अब तक कमजोर बनने का नाटक कर रहे थे, तुम लोगों को फंसा रहे थे, तुम बिल्कुल भी कोई बेकार साधारण शरीर नहीं हो। हाँ, मैं हूं, तुम हल्की मुस्कान के साथ कहते हो। लेकिन किसने कहा कि एक साधारण शरीर आत्मा शरीर से ज्यादा ताकतवर नहीं हो सकता? जैसे ही ये शब्द तुम्हारे मुंह से निकलते हैं, तुम झांग बाई की ओर देखते हो, जो पहले ही बुरी तरह घायल होकर बेहोश हो चुका है। फिर नीचे झुककर जमीन से आत्मा मुर्गा उठा लेते हो। मैं इस आत्मा मुर्गे को ले जा रहा हूं, बिल्कुल सही, ये मुर्गा सीधे सूप में जाएगा। जितना ये मजबूत है, उतनी ही मजबूत तुम्हारी जूनियर बहन बनती है। और जितनी वह मजबूत होती है, उतने ही तुम भी मजबूत होते हो। सिर्फ इसके बारे में सोचकर ही तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। अच्छी जूनियर बहन, सीनियर भाई की मेहनत को व्यर्थ मत जाने देना। इसके बाद तुम पहाड़ से नीचे उतरते हो और रास्ते में कुछ अतिरिक्त सामग्री खरीद लेते हो। इसी दौरान वे दोनों युवक झांग बाई को उठाकर वापस ले जाते हैं और जो हुआ उसे बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं। कुछ ही समय में यह कहानी कि ली श्यांग ने बाघ को खाने के लिए खुद को भेड़ की तरह पेश किया था, पूरे डक सी और संप्रदाय में फैल जाती है। जैसे ही तुम तियानशुआन पीक पर वापस आते हो, तुम तुरंत सूप पकाना शुरू कर देते हो। ज्यादा देर नहीं लगती और खुशबूदार चिकन सूप की एक हांडी तैयार हो जाती है। सुनहरे तेल की बूंदें सतह पर गोजी बेरी और लाल खजूर के साथ तैर रही हैं और इसका पौष्टिक सुगंध किसी की भी आत्मा को बहका सकती है। फेंक यान जैसे ही एक घूंट लेती है, उसकी आंखें तुरंत चमक उठती हैं। क्या यह एक स्प्रिट चिकन है? दोनों हाथों से कटोरा पकड़े हुए उसके दिल में भावनाओं की लहरें उठने लगती हैं। यहां तक कि सबसे कमजोर स्पिरिट चिकन भी एक चरमची रिफाइनिंग साधक के बराबर होता है। मेरे लिए यह चिकन लाने के लिए उसे जरूर बहुत कुछ झेलना पड़ा होगा। टिंग। फेंकयान का स्नेह एक अंक बढ़ गया है। तुम एक पल के लिए रुक जाते हो। वाह, ये फिर से बढ़ गया। ये छोटी जूनियर सिस्टर तो बहुत ही आसानी से मनाई जा सकती है। सिर्फ 2 ही बार खाना खिलाया है। अचानक तुम्हें थोड़ी चिंता होने लगती है और तुम खुद को रोक नहीं पाते और उसे याद दिलाते हो, जूनियर सिस्टर सीनियर ब्रदर से वादा करो कि आगे से जो भी तुम्हें खाने के लिए बुलाए उसके साथ यूं ही मत चली जाना। ये भोली लड़की तो ऐसी लगती है जैसे कोई उसे बेच भी दे और वह खुद ही पैसे गिनने में उनकी मदद कर दे। फेंक यान पलकें झपकाती है, उसके चेहरे पर सवालों के निशान हैं, लेकिन फिर भी वह ठंडे स्वर में जवाब देती है, ऐसा नहीं है कि कोई भी बुलाएगा तो मैं चली जाऊंगी। पूरे चिकन सूप का बर्तन खत्म करने के बाद फेंकयान तुरंत महसूस करती है कि उसके शरीर में एक गर्म लहर दौड़ रही है। उसका छोटा सा चेहरा लाल हो जाता है, जिससे वह और भी प्यारी लगने लगती है। लेकिन जब वह फिर से तुम्हें देखती है तो पाती है कि तुमने उससे भी ज्यादा पिया है, फिर भी तुम्हारे साथ तो कुछ भी नहीं हो रहा। उसकी उलझन और गहरी हो जाती है। मैंने इतना पी लिया है और फिर भी इसे पचाने के लिए अपनी तकनीक का सहारा लेना पड़ रहा है, तो वह बिल्कुल ठीक कैसे है? फिर अचानक उसे समझ आ जाता है, सही बात है, वह तो साधारण मानव शरीर के साथ पैदा हुआ था। उसकी योग्यता तो बेहद खराब है। वह सूप के अंदर की आध्यात्मिक ऊर्जा को बिल्कुल भी अवशोषित नहीं कर सकता, इसीलिए सब व्यर्थ चला जाता है। जैसे ही यह विचार उसके मन में आता है, वह तुम्हें देखने का तरीका बदल देती है और उसकी आंखों में एक ऐसी दया झलकती है जिसे वह छुपा नहीं पाती। ये सिर्फ एक साधारण मानव शरीर नहीं है, ये तो वह प्रसिद्ध 100 छिद्र वाला शरीर है। उसका पूरा शरीर छलनी की तरह है। चाहे जितनी भी आध्यात्मिक ऊर्जा अंदर जाए, सब बाहर निकल जाती है। उस पर तो सबसे बेहतरीन अमर औषधियां और दिव्य दवाएं भी बेकार हैं। जूनियर सिस्टर, जल्दी जाओ और साधना करो। तुम उसके गुलाबी चेहरे को देखते हो। हालांकि तुम सच में थोड़ी देर और उसे देखना चाहते हो, लेकिन साधना ज्यादा जरूरी है। अगर बाद में उसके शरीर के अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा फट गई तो वह एक बड़ी मुसीबत होगी। फेंक यान और भी ज्यादा भावुक हो जाती है। मेरी योग्यता इतनी खराब है, फिर भी वह मेरी साधना को लेकर इतना चिंतित है। ये सीनियर ब्रदर हैंडसम है, दयालु है और इतना अच्छा खाना भी बनाता है। वह सच में बहुत दुर्लभ है। डिंग। फेंक यान का स्नेह एक अंक बढ़ गया है। अब तुम और भी ज्यादा चिंतित हो। ये तो बुरा है। वह लोगों से बहुत जल्दी जुड़ जाती है। अगर भविष्य में वह किसी बुरे इंसान से टकरा गई तो क्या होगा? दूसरी ओर फेंक यान अपनी लकड़ी की झोपड़ी में लौटती है और तुरंत साधना शुरू कर देती है। स्पिरिट चिकन की औषधीय शक्ति उसके शरीर में फैल जाती है और उसकी साधना तेजी से बढ़ने लगती है। बूम। वह सच्चे सार की दूसरी परत से तीसरी परत में थूपो कर जाती है। और उसी समय तुम रसोई में बर्तन धो रहे हो जब तुम्हारे दिमाग में अचानक फिर से घंटी बजने लगती है। टिंग। फेंक यान की साधना सच्चे सार की तीसरी परत तक पहुंच गई है। मेजबान की साधना में यादृच्छिक प्रतिक्रिया शुरू होती है। बधाई हो मेजबान, आप आध्यात्मिक आत्मा क्षेत्र की पहली परत से दूसरी परत में पहुंच गए हैं। अपने शरीर के भीतर अचानक आई शक्ति की लहर को महसूस कर आप बेहद संतुष्ट हैं। यह अद्भुत है। जैसा कि फिनिक्स पवित्र शरीर से उम्मीद थी, वह तो सिर्फ चिकन खाकर ही स्तर बढ़ा लेती है। आपको समझना होगा, आध्यात्मिक आत्मा क्षेत्र में हर एक स्तर पर पहुंचना स्वर्ग तक चढ़ने जितना कठिन है। संघ में एक वरिष्ठ हैं जिन्होंने आध्यात्मिक आत्मा क्षेत्र की पहली परत से दूसरी परत तक पहुंचने में पूरे 10 साल लगा दिए और आपने तो बस अपनी जूनियर बहन को एक चिकन खिला दिया। अगली सुबह जल्दी पूरी रात साधना करने के बाद फेंक यान भोर की नवजात बैंगनी ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए तैयार होती है, जो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की सबसे शुद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा है।
जाने से पहले वह आपकी झोपड़ी की ओर देखती है और अंदर से आपकी खर्राटों की हल्की आवाज सुनती है। उसकी भौहें हल्के से सिकुड़ जाती हैं। कितना आलसी है। फिर भी जब वह आपके 100 लीग बॉडी के बारे में सोचती है तो वह चुपचाप एक आह भरती है। छोड़ो भी। शायद उसने भी कभी अनिच्छा से संघर्ष किया था, लेकिन अंत में यह महसूस किया कि कितनी भी कोशिश कर लो कुछ भी नहीं बदल सकता। शायद इसी तरह वह ऐसा बन गया। आप अभी जागे हैं और बिस्तर पर बैठे ही थे कि अचानक दिमाग में सिस्टम की सूचना गूंज उठी। टिंग। आपकी जूनियर सिस्टर को परेशान किया जा रहा है। आप सन्न रह जाते हैं। सिस्टम, क्या तुम बॉडीगार्ड का काम भी कर सकते हो? बंधा हुआ लक्ष्य होस्ट से घनिष्ठ रूप से जुड़ा है। उनकी सुरक्षा की निगरानी करना और होस्ट के हितों की रक्षा करना सिस्टम की जिम्मेदारियों में से एक है। बुरा नहीं है, ये तो काफी उपयोगी फीचर है। आप सिर हिलाते हैं, बिस्तर से कूदते हैं और कपड़े पहनते हुए बाहर की ओर दौड़ पड़ते हैं, रास्ते भर गुस्से में गालियां बकते हुए। जो भी मेरी जूनियर सिस्टर को परेशान करने की हिम्मत करता है वह असल में मेरी बेइज्जती कर रहा है, और मेरी बेइज्जती का मतलब है मेरे गुरु की बेइज्जती करना, जो कि एक हाफ स्टेप सुप्रीम है। ये तो खुद ही मुसीबत बुलाने जैसा है। सिस्टम तो इतनी समझदारी दिखाता है कि आपके लिए एक नेविगेशन मैप भी खोल देता है। ठीक उसी समय तियानशुआन पीक से ज्यादा दूर नहीं, फेंकयान ने अभी अभी आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित किया ही था कि कुछ युवा लड़कों का एक समूह उसका रास्ता रोक लेता है। सामने खड़ा सफेद कपड़ों वाला युवक अपनी तलवार पर हाथ रखकर उसे थ्याओती नजरों से देखता है। तुम तियानशुआन पीक की नई शिष्या हो? हाँ, सही है। फेंकयान हल्के से सिर हिलाती है। 3 साल पहले पीक मास्टर लू ने एक साधारण मानव शरीर वाले शिष्य को स्वीकार किया था और पूरे संप्रदाय में मजाक का विषय बन गई थी, और अब उन्होंने तुम्हें भी अपना लिया है। मैं देखना चाहता हूं कि तुम में क्या खास बात है। सफेद कपड़ों वाला युवक अपनी तलवार की मूठ पर हाथ रखता है। अपना हथियार निकालो। फेंकयान गहरी सांस लेती है। सामने वाला व्यक्ति ट्रू एसेंस की 9वीं परत पर है, जो उससे पूरे 6 छोटे स्तर ऊपर है। ये साफ तौर पर कोई है जो जानबूझकर परेशानी खड़ी करना चाहता है। वह खुद भी हैरान है। वह यहाँ सिर्फ 2 दिन से है और किसी को जानती भी नहीं, तो फिर कोई इतनी खुली दुश्मनी के साथ उसके सामने क्यों आ गया है? लेकिन वह कभी भी ऐसी नहीं रही जो मुसीबत से डर जाए। तो क्या हुआ अगर वह जीत नहीं सकती? सम्राज्ञी के शब्दकोश में पीछे हटना जैसे शब्द होते ही नहीं हैं। ज्यादा से ज्यादा वो तलवार से लड़ लेगी, फिर उसका हाथ कमर की ओर बढ़ता है और अचानक रुक जाता है। कमबख्त, उसके पास कोई हथियार नहीं है। ये तियानशुआन पीक तो हद से ज्यादा कंजूस है। लियू मेंग्यान ने उसके जैसी फिनिक्स सेक्रेट बॉडी को शरण दी है और एक तलवार तक नहीं दे सकती थी। जब फेंकयान अभी भी अपनी जिंदगी पर सवाल कर रही है, सफेद कपड़ों में युवक देखता है कि उसके पास कोई हथियार नहीं है और तिरस्कार से कहता है, तुम्हारे पास तो तलवार भी नहीं है, तुम कैसी योद्धा हो? किसने कहा कि योद्धा को तलवार ही इस्तेमाल करनी चाहिए? फेंकयान लड़ाई की मुद्रा में आ जाती है। ये दोनों हाथ ही काफी हैं। युवक का तिरस्कार और भी बढ़ जाता है। न तो कोई हथियार है और न ही उसकी साधना का स्तर युवक से ऊंचा है। ये लड़ाई तो पक्की जीत है। लेकिन फेंकयान को नहीं लगता कि यह जरूरी है। अगर वह फिनिक्स सेक्रेट बॉडी सक्रिय कर दे तो वह अब भी जीत सकती है। सबसे बुरा यही होगा कि उसे थोड़ा ज्यादा दिखावा करना पड़ेगा। जैसे ही युवक हमला करने ही वाला होता है, अचानक दूर से एक गुस्से भरी आवाज आती है। कौन है जो मेरी जूनियर सिस्टर को डराने की हिम्मत करता है? एक आकृति तेजी से दौड़ती हुई आती है और फेंकयान के सामने दीवार की तरह खड़ी हो जाती है। ये तुम हो। सफेद कपड़े पहने युवक तुम्हें देखते ही ठंडी हंसी हंसता है। ईशांग, तो आखिरकार तुम आ ही गए। सुना है इन दिनों तुम कमजोर बनने का अच्छा नाटक कर रहे हो। तुम उसके कपड़ों को पहचानते हो? बिल्कुल सही। वह गर्व से कहता है, इमेजिन यान पीक का वांग झेंग हूं। तुमने मेरे जूनियर भाई झेंगबाई को चोट पहुंचाई थी। आज मैं उसके लिए इंसाफ लेने आया हूं। अगर तुम्हारी समस्या मुझसे है तो मेरी जूनियर सिस्टर को क्यों परेशान कर रहे हो? तो इसका दोष उसी पर है कि वह तुम्हारी जूनियर सिस्टर है। वैसे भी मैं यह भी देखना चाहता हूं कि पीक मास्टर लियू की नई शिष्या भी क्या बस एक और बेकार साधारण शरीर वाली है या नहीं। तुम्हारी भौहें सिकुड़ जाती हैं। तुम ट्रू एसेंस की 9वीं परत पर हो और एक जूनियर सिस्टर को परेशान कर रहे हो जो अभी अभी संप्रदाय में आई है। तुम मुझे चुनौती देने आए हो तो इसमें मेरे सीनियर भाई को घसीटने की कोई जरूरत नहीं है। एक पुनर्जन्मी सम्राज्ञी होने के नाते वह कैसे किसी साधारण शरीर वाली शिष्या को अपने सामने खड़ा होकर उसकी रक्षा करने दे सकती है? उसकी पतली लेकिन दृढ़ पीठ को देखकर तुम्हारे दिल में एक सुकून की लहर दौड़ जाती है। तुम्हारी अपनी जूनियर सिस्टर वाकई जानती है कि तुम्हारी कितनी परवाह करनी है। मुस्कुराते हुए तुम उसे अपने पीछे खींच लेते हो। चिंता मत करो जूनियर सिस्टर, वो सिर्फ ट्रू एसेंस की 9वीं परत पर है। मैं तो उसे अपनी नजरों में भी नहीं रखता। फेंकयान हैरान रह जाती है। रुको, नहीं बड़े भाई, आपकी देह साधारण है। ऐसे समय में आप इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों कर रहे हैं? फिर अचानक उसे एक बहुत बड़ी समस्या नजर आती है। 2 दिन पहले तक वह देख सकती थी कि आपकी साधना ची रिफाइनिंग क्षेत्र में थी, लेकिन अब वह कुछ भी नहीं देख पा रही, यहां तक कि जरा सी भी हलचल भी नहीं। क्या आपकी साधना में उन्नति हुई है? नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अगर उन्नति भी हुई हो तो भी उसके लिए यह संभव नहीं कि वह बिल्कुल भी कुछ महसूस न कर सके। यहाँ आखिर चल क्या रहा है? फेंकयान को अब और भी ज्यादा लगने लगा है कि कुछ बहुत गलत है। तुम दोनों एक साथ मुझ पर आ सकते हो। वांग झेंग अपनी तलवार हाथ में लिए वहां खड़ा है, घमंड की सारी हदें पार करते हुए। उसके पीछे खड़े अनुयायी तुरंत उसकी चापलूसी करने लगते हैं। जैसा कि उम्मीद थी, सीनियर ब्रदर वांग, क्या दबदबा है। 1 के मुकाबले 2, कितना शानदार है।
बिल्कुल, सीनियर ब्रदर वांग के पास उच्च श्रेणी की आत्मा है। वह हमारे जिन यान पीक के शीर्ष प्रतिभाओं में से एक हैं। इतनी सारी तारीफें सुनकर तुम्हारे चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ जाती है। वाह, कमाल है। एक प्राइमोर्डियल स्पिरिट साधक और एक पुनर्जन्मी सम्राज्ञी को एक साथ हमला करने के लिए कहना सम्मान है, इसके लिए हिम्मत चाहिए। अगर तुम हमला नहीं करोगे तो मैं करूंगा। वांग झेंग ठंडी आवाज में चिल्लाता है और अपनी तलवार निकालकर सीधे तुम्हारी ओर वार करता है। और फिर भी तुम बिल्कुल भी नहीं हिलते। तुम बस वहीं खड़े रहते हो, पूरी तरह स्थिर, और केवल अपनी एक उंगली झटकते हो। एक जोरदार शक्ति का विस्फोट निकलता है। वांग झेंग की तलवार तुरंत दो टुकड़ों में टूट जाती है और उसका पूरा शरीर तोप के गोले की तरह पीछे की ओर उड़ जाता है। वह 7-8 बड़े पेड़ों को तोड़ता हुआ गिरता है, तब जाकर कहीं रुकता है और जमीन पर ढह जाता है। एक ही पल में पूरा इलाका एकदम शांत हो जाता है। यहाँ तक कि फेंग यान भी अपनी आंखें चौड़ी होने से नहीं रोक पाती। सिर्फ एक वार, तुमने एक ही वार में नवीन स्तर के ट्रू एसेंस साधक को हरा दिया। तुम्हारी साधना बिल्कुल भी रिफाइनिंग नहीं है। कम से कम तुम स्पिरिट सी क्षेत्र में हो, तो सच में तुम अब तक कमजोर होने का नाटक कर रहे थे। और तुमने यह सब उसके एक पूर्व सम्राज्ञी की नाक के नीचे कर दिखाया। ये सोचते ही उसके होंठों के कोने फड़क उठते हैं। मैं एक गरिमामयी सम्राज्ञी वास्तव में उसे गलत समझ बैठी। ली शांग दिलचस्प आदमी है। अगले ही पल उसे यिन यांग हेवनली डाओ रूलर का तुलना वाला कार्य याद आ जाता है। उसे 1 महीने के भीतर तुमसे आगे निकलना है। लगता है कि एक साधारण स्पिरिट सी साधक काफी नहीं होगा। कम से कम उसे स्पिरिट सी की 9वीं परत तक पहुंचना होगा। सच्चे सार की तीसरी परत से लेकर स्पिरिट सी की 9वीं परत तक 1 महीने में पहुंचना, इतनी कठिनाई उसे बिल्कुल भी पीछे नहीं हटाती, बल्कि ये उसमें आग भर देता है। मुझे पता था यिन यांग हेवनली डाओ रूलर कभी साधारण मानव शरीर नहीं चुनता। वो आसान होता, पर यही इसे चुनौतीपूर्ण बनाता है। जब फेंक यान की लड़ाई की भावना प्रबल हो रही है, जिन यून पीक के शिष्य पहले ही डर के मारे पागल हो चुके हैं, वह इतना ताकतवर कैसे है? सीनियर ब्रदर वांग तो एक भी वार नहीं झेल पाए। वे डर के मारे लगातार पीछे हटते जा रहे हैं। एक बार तुम्हारी ओर देखते हैं, फिर बिना पीछे देखे भाग जाते हैं। भागते हुए भी वे धमकी देना नहीं भूलते। लिशियांग, ये अभी खत्म नहीं हुआ है। हमारा जिन यून पीक इसे ऐसे ही नहीं जाने देगा। बस तुम इंतजार करो। कठोर शब्द तो जल्दी निकल गए, लेकिन उनके पैर उससे भी तेज चले। पल भर में वे गायब हो गए। तुम होंठ मोड़ते हो, फिर जमीन पर बेहोश पड़े वांग झेंग की ओर देखते हो और तुम्हारे होंठ का कोना फड़क उठता है। कम से कम अपने आदमी को तो साथ ले जाते। उस कचरे के ढेर की परवाह करने की तुम्हें फुर्सत नहीं। तुम फेंक यान की ओर मुड़ जाते हो। जूनियर सिस्टर, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूं। फेंक यान सिर हिलाती है, फिर अचानक तुम्हारा हाथ पकड़ लेती है। वो नर्म सी छोटी सी हथेली तुम्हारे पूरे शरीर पर थपथपाने और टटोलने लगती है। तुम तुरंत हैरान रह जाते हो। जूनियर सिस्टर, तुम अभी भी इतनी छोटी हो और दिन दहाड़े ही मुझ पर हाथ फेर रही हो। फेंक यान को भी लगता है कि ये ठीक नहीं है। वो 2 बार खांसती है, खुद को शांत रखने की कोशिश करती है और कहती है, मैं तो बस देख रही थी कि सीनियर ब्रदर को कहीं चोट तो नहीं लगी। तो बात ये थी। तुम्हें अचानक समझ आ जाता है। इसी बीच एक खास विधि से तुम्हें जांचने के बाद फेंक यान अंदर ही अंदर राहत की सांस लेती है। सही है, ये सच में एक साधारण मानव शरीर है। ऐसे में उसकी साधना अधिकतम स्पिरिट सीजिंग तक ही होनी चाहिए। त्यानशुआन पीक लौटने के बाद फेंक यान तुरंत ही उन्मादी साधना में जुट जाती है। इस बात ने कि तुम अचानक एक बेकार ची रिफाइनिंग शिष्य से स्पिरिट सी विशेषज्ञ बन गए, उस पर बहुत दबाव डाल दिया है। साथ ही यह खबर कि तुमने कमजोर बनने का नाटक करते हुए वांग झेंग को एक ही वार में हरा दिया, पूरी डक्शियान संप्रदाय में फैल गई है। हर कोई हैरान है। क्या एक साधारण मानव शरीर अचानक इतना ताकतवर हो गया? और जहां तक जिन यून पीक का सवाल है, तुम्हारे पास चाहे जो भी रहस्य हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मामला यह है कि तुमने बार बार उनके लोगों की बेइज्जती की है। इसका मतलब है कि वह तुम्हें बिल्कुल भी अहमियत नहीं देता, सीनियर ब्रदर। हाँ, सीनियर ब्रदर। असल में वह तुम्हारे मुंह पर तमाचा मार रहा है। सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति ने भौहें उठाई। क्या उसने सच में ऐसा कहा था? जी हाँ। शिष्य की नजर थोड़ी अपराधी सी हो जाती है। सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति एक नजर में उसे भांप लेता है और ठंडी फुंकार छोड़ता है। तुम खुद मुसीबत ढूंढने गए, पिट गए और फिर भी हिम्मत करके मेरे पास रोने चले आए। एकदम बेकार लोगों का झुंड हो तुम लोग। इसी समय एक और युवक जो लंबे जल नीले वस्त्र पहने हुए हैं पास आता है और मुस्कुराता है। भाई, चाहे कुछ भी हो, इस बार सच में हमारे जिन यूनपीक की इज्जत गई है। आप सीनियर ब्रदर हैं और एक होलो वॉइड विशेषज्ञ भी। अगर आप खुद एक स्पिरिट सी साधक से निपटेंगे तो आपकी प्रतिष्ठा कम हो जाएगी। क्यों ना मुझे ही इसे संभालने दें। सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति उसकी ओर देखता है, फिर सिर हिलाता है। ठीक है, लेकिन हद से आगे मत बढ़ना। वापस त्यानशुआन पीक पर फेंग यान ने पूरी सुबह साधना की है और उसका पेट पहले ही भूख से गूंजने लगा है। अचानक खाने की खुशबू हवा में तैरती हुई आती है। उसकी आंखें तुरंत चमक उठती हैं और उसकी भूख और तेज हो जाती है। वह लगभग बाहर भागने ही वाली थी, लेकिन उसे लगा कि ऐसा करना गरिमा के खिलाफ होगा, इसलिए वह खुद को ठीक ठाक करती है। फिर लकड़ी की झोपड़ी से नाजुक कदमों के साथ बाहर निकलती है। रसोई में तुम उसे बाहर आते हुए देखते हो। जूनियर सिस्टर, बस एक पल रुक जाओ, खाना जल्दी ही तैयार हो जाएगा। खांस खांस। आप आराम से बनाइए सीनियर ब्रदर, मैं इतनी भूखी नहीं हूं, फेंक यान ने बेपरवाही से कहा। गुर्र। उसका पेट उसी समय उसकी पोल खोल देता है। उसका चेहरा लाल हो जाता है और वह जल्दी से सफाई देती है। मेरा पेट बस ठीक हालत में नहीं है।
समझ गया, समझ गया। तुम अपनी हंसी रोक लेते हो और उसकी बात को उजागर नहीं करते। जैसे ही व्यंजन परोसे जाते हैं, फेंग यान मेज पर सजे खाने को देखती है जो रंग, खुशबू और स्वाद में भरपूर है। किसी कारणवश पिछली जिंदगी में अनगिनत स्वादिष्ट व्यंजन खाने के बावजूद उसे अचानक लगता है कि उनमें से कोई भी तुम्हारे पकवानों की बराबरी नहीं कर सकता। क्या तुमने इस खाने में कोई दवा मिलाई है? ये इतना स्वादिष्ट कैसे हो सकता है? यही वह सोच रही है। लेकिन उसकी चॉपस्टिक्स कभी रुकती ही नहीं है। भले ही वह पूरी शालीनता से खा रही है, लेकिन जिस रफ्तार से खाना मेज से गायब हो रहा है, वह किसी तूफान के सब कुछ बहा ले जाने जैसी है। तुम पूरी तरह से हैरान रह जाते हो। वह इतनी तेजी से कैसे खा रही है? बहुत जल्दी 4 व्यंजन, एक सूप और यहाँ तक कि चावल का एक बड़ा बर्तन भी तुम दोनों ने मिलकर खत्म कर दिया, जिसमें से ज्यादातर फेंक यान के पेट में चला गया। खाने के बाद फेंक यान कुछ ऐसा करती है जो पहले कभी नहीं हुआ। वह उठकर तुम्हारी मदद करने के लिए कटोरे और चॉपस्टिक्स साफ करने लगती है। तुम्हारी आंखें तुरंत चमक उठती हैं। ऊ, जूनियर सिस्टर को आखिरकार घर के काम में हिस्सा लेना आ गया। मैंने उसे बेवजह नहीं लाड प्यार किया था। लेकिन अगले ही पल रसोई से बर्तनों के टकराने की तेज आवाजों का तूफान उठता है। धड़ाम, खड़खड़, चकनाचूर। तुम अंदर भागते हो और देखते हो कि फर्श पर चारों तरफ टूटी हुई चीनी मिट्टी के बर्तन बिखरे पड़े हैं। फेंक यान घबराई हुई तुम्हारी ओर देख रही है, फिर जल्दी से खुद को शांत दिखाने की कोशिश करती है। मेरा हाथ फिसल गया। जूनियर सिस्टर, तुम्हें जाकर आराम करना चाहिए। अगर तुमने उसे कुछ बार और कोशिश करने दी तो तुम्हारी पूरी रसोई तबाह हो जाएगी। एक पुनर्जन्मी महारानी से बर्तन धुलवाना वाकई बहुत बड़ी उम्मीद थी। फेंक यान असहज होकर रसोई से बाहर चली जाती है। तुम्हारी ओर पीठ किए हुए वह सोचने लगती है, किसी का यूं बार बार फायदा उठाना मेरी आदत नहीं है। मुझे कोई तरीका ढूंढना होगा जिससे मैं उसका एहसान चुका सकूं। जैसे ही वह यह सोच रही होती है, दरवाजे के बाहर से अचानक एक शांत आवाज आती है। मैं जिंगयुन पीक का लोजियन हूं। मैं तियानशुआन पीक के सीनियर ब्रदर की महान चालें सीखने आया हूं। आवाज ज्यादा तेज नहीं थी, लेकिन वह तियानशुआन पीक के आधे हिस्से में फैल गई। जैसे ही फेंकयान ने यह सुना, उसकी आंखें चमक उठीं। क्या यह मेरा प्रदर्शन करने का मौका नहीं है? वह तुरंत लकड़ी की झोपड़ी से बाहर निकलती है और देखती है कि लुओ जियुन अपनी जल नीली पोशाक में वहां खड़ा है। उसकी नजर झपकती है। यह आभा, एक खजाना शरीर। तुम मेरे सीनियर ब्रदर को चुनौती देना चाहते हो, तो तुम निश्चित ही उनके प्रतिद्वंदी नहीं बन पाओगे। वास्तव में लुओ जियुन फेंक यान की ओर घृणा से देखता है। सिर्फ एक साधारण ट्रू एसेंस साधक। तुमने मूल रूप से आगे बढ़कर उसे यूं ही टालने का सोचा था, लेकिन जैसे ही तुमने यह सुना, अचानक तुम्हारे मन में एक विचार कौंध गया। मुस्कुराते हुए तुम आगे बढ़ते हो। क्या तुम मानते हो कि 1 महीने से भी कम समय में मेरी जूनियर सिस्टर तुम्हें हरा सकती है? क्या बकवास है? लुओ जियुन ने ठंडी सांस छोड़ी। तो क्या तुम मुझसे शर्त लगाने की हिम्मत रखते हो? लुओ जियुन ने भौहें उठाईं। वह जानता है कि तुम जानबूझकर उसे उकसा रहे हो, लेकिन अगर वह मना कर देता है तो क्या वह खुद को असुरक्षित नहीं दिखाएगा? मैंने सुना है कि जिंगयान पीक में एक तलवार मंडप है जो प्रसिद्ध तलवारों से भरा हुआ है। अगर मेरी जूनियर सिस्टर जीतती है तो उसे अंदर जाकर अपनी पसंद की कोई भी तलवार चुनने देना। मेरे पास बाहरी लोगों को मंडप में जाने देने का अधिकार नहीं है। तुमने एक आह भरी। ठीक है, अगर ऐसा है तो रहने दो। तुमने हल्के से हाथ हिलाया। ठीक है, मैं स्वीकार करता हूं। ठीक उसी समय बादलों से एक आवाज नीचे आती है। मैं उसकी ओर से सहमत हूं। एक सफेद वस्त्रधारी पुरुष आकाश से उतरता है और सबके सामने शांत भाव से उतरता है। नया आगंतुक कोई और नहीं बल्कि लुओ तियान है, जो जिंगयुन पीक के सीनियर ब्रदर और एक प्रमुख खोखले शून्य विशेषज्ञ हैं। वह वास्तव में पूरे समय लुओ जियुन का चुपचाप पीछा कर रहा था। आखिरकार उसे पहले ही लगने लगा था कि तुम्हारे बारे में कुछ गड़बड़ है। पहले तुम एक मामूली नश्वर शरीर वाले शिष्य से अधिक कुछ नहीं थे, लेकिन अब भले ही तुम अभी भी नश्वर शरीर हो, तुम्हारे भीतर अचानक कुछ गहरा और रहस्यमय आ गया है, यहां तक कि वह भी सतर्क महसूस करता है। यही वजह है कि वह यहां आया है। वह इस मौके का इस्तेमाल लुओ जियुन से फेंक यान की परीक्षा करवाने के लिए करना चाहता था। मैं लुओ तियान हूं, जिंगयुन पीक का वरिष्ठ शिष्य। अगर तुम्हारी जूनियर सिस्टर सच में जियुन को हरा देती है तो मैं खुद उसे प्रसिद्ध तलवार मंडप में जाने दूंगा और वह अपनी पसंद की कोई भी तलवार चुन सकती है। लुओ तियान शांत स्वर में कहता है। तुम्हारे होंठों के कोने ऊपर उठ जाते हैं। तो यह तय रहा, लेकिन तभी लुओ तियान अचानक शर्तें बदल देता है। हालांकि मैं तुम्हें सिर्फ आधा महीना दूंगा। अगर तुम्हारी जूनियर सिस्टर आधे महीने में उसे हरा नहीं पाई तो मैं चाहता हूं कि तुम जिंगयुन पीक आओ और झांगबाई और वांग झेंग से माफी मांगते हुए उनके सामने सिर झुकाओ। गलती तो शुरू में उन्हीं की थी। मेरे सीनियर ब्रदर को क्यों माफी मांगनी चाहिए? फेंक यान तुरंत असंतोष में विरोध करता है। लेकिन तुम बस अपना हाथ हिला देते हो। कोई बात नहीं, मैं स्वीकार करता हूं। ठीक है, आधा महीना बाद। इतना कहकर लुओ तियान लुओ जियुन के साथ मुड़कर चला जाता है। फेंक यान उनकी पीठ को ओझल होते देखता है, फिर भौहें चढ़ाकर पूछता है, सीनियर ब्रदर, आपने इतनी अनुचित शर्त क्यों मान ली? तुम उसे अर्थपूर्ण नजरों से देखते हो और कहते हो, जूनियर सिस्टर, डकसीन संप्रदाय में संसाधनों के लिए ताकत से लड़ना पड़ता है। अगर तुम अपनी साधना तेज करना चाहती हो तो यही सबसे तेज तरीका है। फेंक यान तुरंत समझ गई। तुम यह इसलिए कर रहे हो ताकि वह प्रतिभा दिखाकर बड़ों का ध्यान खींच सके। इसके लिए तुमने अपनी गरिमा तक दांव पर लगा दी। अगर वह हारी तो तुम्हें सिर झुकाकर माफी मांगनी होगी।
ये सोचते ही उसके सीने में एक ऐसी भावना उमड़ती है जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। पिछले जीवन में उसके लिए कोई भी इतना आगे कभी नहीं गया था। टिंग। फेंग यान का स्नेह 5 अंक बढ़ गया है। तुम एक पल के लिए रुक जाते हो। इस लड़की ने अभी क्या सोच लिया? असल में तुमने ये सब सिर्फ इसलिए किया ताकि वो पागलों की तरह साधना करने लगे। जितनी मेहनत वह करेगी तुम उतने ही मजबूत बनोगे। जहां तक माफी मांगने की बात है, हाँ बिल्कुल, अगर वह सच में हार भी जाए तो तुम वहीं अपनी आदिम आत्मा क्षेत्र की साधना दिखा सकते हो। उस समय क्या वे दोनों तुम्हारी माफी भी झेल पाएंगे? सीनियर भाई, चिंता मत करो। फेंक यान की आंखों में अविश्वसनीय दृढ़ता है। मैं आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करूंगी। तुम्हारी प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए वह पूरी तरह समर्पित है। मुस्कुराते हुए तुम हाथ बढ़ाकर उसके सिर पर थपथपाते हो। अच्छा, सीनियर भाई तुम पर विश्वास करता है। फेंक यान वहीं पर ठिठक जाती है। उस पल से वह पूरी तरह साधना के पागलपन में चली जाती है। उसकी ताकत लगभग हर दिन बदलती रहती है और तुम सपनों जैसी जिंदगी जीने लगते हो जिसमें बिना कुछ किए ही स्तर बढ़ते जाते हैं। डिंग। फेंक यान की साधना सच्चे सार की चौथी परत तक पहुंच गई है। बधाई हो होस्ट, आपकी साधना आदिम आत्मा क्षेत्र की चौथी परत तक पहुंच गई है। डिंग। फेंक यान की साधना सच्चे सार की 5वीं परत तक पहुंच गई है। बधाई हो होस्ट, आपकी साधना आदिम आत्मा क्षेत्र की 5वीं परत तक पहुंच गई है। डिंग। फेंक यान की साधना सच्चे सार की 7वीं परत तक पहुंच गई है। बधाई हो होस्ट, आपकी साधना आदिम आत्मा क्षेत्र की 7वीं परत तक पहुंच गई है। तुम इतनी खुश हो जाते हो कि लगभग अपना होश खो बैठते हो। लेकिन जब तुम अपनी जूनियर सिस्टर को दिन रात बिना रुके मेहनत करते देखते हो तो तुम्हें उसके लिए थोड़ा अफसोस भी होने लगता है। बिल्कुल कुछ न करके इतनी मुश्किल से जीतना कुछ ज्यादा ही बेशर्मी जैसा लगता है। तुम्हें कम से कम उसके लिए कुछ अच्छा खाने को तो बनाना चाहिए। तो तुम पहाड़ से नीचे सामग्री खरीदने के लिए निकल पड़ते हो। जैसे ही तुम एक पर्वत श्रृंखला से गुजरते हो, अचानक तुम्हारी नाक में एक गाढ़ी औषधीय खुशबू आती है। तुम ध्यान से देखते हो और एक दूर की चट्टान पर एक आध्यात्मिक मशरूम उगता हुआ पाते हो जो एक गाढ़ा यिन प्रधान आभा छोड़ रहा है। बहुत बढ़िया चीज है। अगर तुम इसे सूप में डालो तो तुम्हारी जूनियर सिस्टर की साधना निश्चित रूप से फिर से बहुत बढ़ जाएगी। तुम्हारी आकृति एक झलक में गायब होती है और अगले ही पल तुम चट्टान के पास प्रकट होकर उसे तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाते हो। लेकिन तभी एक विशाल अजगर बगल से झपटता है। तुम तो सिर भी नहीं घुमाते, तुम लापरवाही से एक हथेली पीछे की ओर घुमा देते हो। धड़ाम, वो विशाल अजगर सीधे चट्टान से नीचे जा गिरता है और वहीं मर जाता है। तुम मशरूम तोड़ते हो, हल्की सी धुन गुनगुनाते हुए घर लौटते हो और तुरंत ही उससे ताज़ा चिकन सूप की एक हांडी चढ़ा देते हो। रात के खाने पर फेंक यान एक ही नज़र में सूप में पड़े मशरूम को पहचान लेती है। वह अच्छी तरह जानती है कि ऐसे स्वर्गीय खजाने हमेशा शक्तिशाली राक्षसी जानवरों द्वारा संरक्षित रहते हैं। उसके मन में तुरंत एक भयानक दृश्य उभर आता है जिसमें तुम्हें इस आध्यात्मिक औषधि को पाने के लिए किसी डरावने राक्षस के साथ जीवन मृत्यु की भीषण लड़ाई लड़ते हुए देखा जाता है। और इतनी सारी मेहनत के बाद तुम उसे यूं ही लापरवाही से उसके लिए सूप बनाने में इस्तेमाल कर लेते हो। फेंग्यान भीतर तक हिल जाती है। जब वह तुम्हें मुस्कुराते हुए और उसे सूप पीने के लिए कहते हुए देखती है तो वह खुद को रोक नहीं पाती और धीरे से पूछ बैठती है, सीनियर ब्रदर, आप मेरे लिए इतने अच्छे क्यों हैं? अचानक सिस्टम की सूचना बज उठती है जिससे तुम ठिठक जाते हो। इस रफ्तार से कुछ ही दिनों में तुम सच में इस लड़की का स्नेह स्तर पूरी तरह भर सकते हो। कहाँ की ठंडी और निर्मम सम्राज्ञी, वह तो साफ तौर पर बस एक ऐसी छोटी लड़की है जिसे स्नेह की बहुत जरूरत है। उसे देखते हुए तुम मन ही मन आह भरते हो, फिर यूं ही कैजुअली उसका सिर सहला देते हो। तुम मेरी जूनियर सिस्टर हो, अगर मैं तुम्हारे लिए अच्छा नहीं रहूंगा तो फिर किसके लिए रहूंगा? फेंक यान अचानक गहरी सांस लेती है और उसकी आंखें पहले से कहीं ज्यादा दृढ़ हो जाती हैं। सीनियर ब्रदर, चिंता मत करो। जब मैं इतनी ताकतवर हो जाऊंगी कि कोई मुझे उकसा भी ना सके तो जो भी तुम चाहोगे मैं तुम्हें दूंगी। ये भविष्य की सम्राज्ञी का वादा है। ये सुनकर तुम कुछ पल के लिए हैरान रह जाते हो, फिर मुस्कुरा देते हो। ठीक है, तो मैं तुम्हारे और ताकतवर होने का इंतजार करूंगा। जितनी तुम मजबूत बनोगी उतना ही मैं भी मजबूत बनूंगा। चलो मेरी प्यारी जूनियर सिस्टर, और मेहनत से अभ्यास करो। इसी बीच तुम्हारे द्वारा बनाई गई चिकन सूप पीने के बाद फेंक यान और भी ज्यादा जुनून के साथ साधना में जुट जाती है। इस समय वह सचमुच अपनी जान जोखिम में डाल रही है। समय पंख लगाकर उड़ जाता है और पलक झपकते ही आधा महीना बीत जाता है। सिर्फ इन 15 दिनों में फेंक यान की साधना रॉकेट की तरह बढ़ती है और वह सीधे सच्चे सार की 9वीं परत तक पहुंच जाती है। अब वह सिर्फ एक कदम दूर है स्पिरिट सी क्षेत्र से। अब तो वह खुद भी आत्मविश्वास से भर गई है। मैं भले ही अभी स्पिरिट सी क्षेत्र में न पहुंची हूं, लेकिन अपनी फीनिक्स पवित्र देह के साथ अपने स्तर से ऊपर लड़ना तो बच्चों का खेल है। बहुत जल्द द्वंद्व का दिन आ जाता है। तुम फेंक यान को सीधे डक सीन संप्रदाय के अखाड़े में ले जाते हो। खबर पहले ही चारों ओर फैल चुकी थी, इसलिए पूरा स्थान लोगों के समुद्र से भरा हुआ है। सभी तमाशा देखने के लिए इंतजार कर रहे हैं। सिर्फ आधे महीने में वह एक स्पिरिट सी साधक को हराना चाहती है। ये कैसा सपना है? भीड़ में से एक आवाज खास तौर पर परेशान करने वाली लगती है। तुम उधर देखते हो और पाते हो कि वह कोई और नहीं बल्कि झांग बाई है। वह आदमी अब अपनी चोटों से पूरी तरह ठीक हो चुका है और जिस तरह से वह तुम्हें देखता है वह जहर जितना घातक है। ठंडी हंसी के साथ वह इतनी तेज आवाज में बोलता है कि सिर्फ तुम ही सुन सको।
ली शांग, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा जिंगयुन पीक पर, जहां तुम्हें सिर झुकाकर माफी मांगनी होगी। उसके बगल में वांग झेंग भी बिना पलक झपकाए तुम्हें घूर रहा है। मैं भी इंतजार करूंगा। तुम जम्हाई लेते हुए आलसी अंदाज में जवाब देते हो। तो फिर लगता है तुम्हें अगली जिंदगी तक इंतजार करना पड़ेगा। क्या सच में तुम्हें लगता है कि तुम्हारे बगल वाली लड़की सीनियर ब्रदर लुओ की बराबरी कर सकती है? मुझे हंसी मत दिलाओ। झांग बाई के चेहरे पर पूरी तरह से तिरस्कार झलक रहा है। तुम्हें उस पर शब्द बर्बाद करने की भी फुर्सत नहीं है। वैसे भी हकीकत जल्द ही उसका चेहरा सुझा देगी। इसी वक्त तेज हवा की आवाज आसमान को चीरती हुई सुनाई देती है। ऊपर से दो आकृतियां नीचे उतरती हैं। वे लो तियान और उसका छोटा भाई लुओ जियुन है। लुओ जियुन एक ही कदम में अखाड़े पर उतरता है, कमर पर बंधी तलवार पर एक हाथ टिकाए हुए, और उसकी उदासीन नजर फेंक यान पर घूमती है। लड़की, आओ ऊपर। मैं कोशिश करूंगा कि नरम रहूं। फेंक यान हल्के से कूदती है और मंच पर स्थिरता से उतरती है। उसका जवाब भी उतना ही ठंडा है। अभी यह तय नहीं है कि कौन जीतेगा। दिलचस्प है, तो आओ मुझे दिखाओ कि इन पिछले 15 दिनों में तुमने क्या सीखा है। लुओ जियुन के होंठों पर एक उपहास भरी मुस्कान उभर आती है। फेंक यान उस पर शब्द बर्बाद करने के लिए बहुत आलसी है। उसके शरीर से 9वीं परत के सच्चे सार के साधक की आभा बिना किसी रोक टोक के फूट पड़ती है। धड़ाम। लुओ जियुन की पुतलियां जोर से सिकुड़ जाती हैं। आधे महीने पहले यह लड़की साफ तौर पर सच्चे सार की दूसरी या तीसरी परत की कोई बेकार सी थी, और अब वह सीधे सच्चे सार की 9वीं परत पर है। यह कैसे संभव है? वह हैरानी में ठंडी सांस खींचता है। यहाँ पास खड़े लुओ तियान की नजर भी तुरंत तेज हो जाती है। ये लड़की वाकई साधारण नहीं है। गाइस, वीडियो कैसे लगा? एंड 600 लाइक और हेल्प कर दो यार, मुझे खुश कर दो। न्यू वीडियो जल्दी आ जाएगा।